आदित्यपाल हूँ। मैं ट्रिपल आईटी सीसीटी से बीटेक कर रहा हूँ और मेरी मेंस की रैंक 34,000 है और मैं गया सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 3.21 से स्टार्ट करेंगे। तो 3.21 में हमें बोल रहा है कि वुड यू एक्सपेक्ट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ OS पॉजिटिव मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव देन फर्स्ट, जस्टिफाई और आंसर। तो हमें जैसे बोल रहा है कि जो हमारी जो ऑक्सीजन है, तो उसकी जो जो पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जो उसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है, उसका तो हमारी जो सेकंड जो हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे, जब एक और इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे, तो वो इसकी एंथैल्पी पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगा या फिर लेस नेगेटिव देन फर्स्ट। ठीक है, तो ये चीज हमें बतानी है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको हम देखेंगे सॉल्यूशन इसकी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, ऑक्सीजन एटम के लिए जो ऑक्सीजन की पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, वो हमारी आएगी ऑक्सीजन गैस प्लस एक इलेक्ट्रॉन उसको हम जो दे रहे थे, उसकी वो फर्स्ट नेगेटिव स्टेट आएगी, जो कि उसको हम बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट ईजी की है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, फर्स्ट ईजी, तो वो हमारी होती है डेल्टा EgH इक्वल टू -141 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये नेगेटिव है यहाँ पे, जैसे तुम देख रहे हो ये नेगेटिव हो रही है। और जो सेकेंड केस में हमारी होती है कि जब हम ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन नेगेटिव पे एक और इलेक्ट्रॉन जब देते हैं, तो वो सेकेंड इसकी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, इसकी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। और ये हमारी प्रिस्क्राइबली ये पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये डेटा तो याद नहीं रहेगा। ठीक है, ये डेटा याद नहीं रहेगा, तो हम कैसे बताएंगे कि अ, ये पॉजिटिव होगी या ज्यादा निगेटिव होगी या लेस नेगेटिव देन फर्स्ट होगी। तो ऐसा है कि जब तुम देखो, तुमको डेटा तो याद नहीं रहेगा, पर तुमको ये याद जरूर रखना है कि तुम्हारी जो ऑक्सीजन की सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो हमारी और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होती है, क्योंकि इसके इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस है। मतलब तुम अगर इनऑर्गेनिक में देखो तो काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे हमारे। ठीक है, इस कंसेप्ट के ऊपर। अब हम देखते हैं क्यों ऐसा है। तो जो हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एटम है, वो नेगेटिव होती है, क्योंकि एनर्जी इज रिलीज व्हेन अ गैसेस एटम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई गैसेस एटम है, कोई भी गैसेस एटम जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये कंसेप्ट हमारी इनऑर्गेनिक के बेसिस पे, ऑल्दो केमिस्ट्री पूरी लिंक्ड है फिजिकल इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो ऐसा तो बोलने का कोई मतलब नहीं है कि ये सिर्फ इनका फिजिकल कंसेप्ट है, ये एक्चुअली दोनों में है। और तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एटम निगेटिव होती है, क्योंकि जब भी कोई गैसेस एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो वो एनर्जी रिलीज करता है और वो एक मोनोवैलेंट अनायन फॉर्म करता है। यहाँ पे हमारी मोनोवैलेंट अनायन है। ये ऑक्सीजन गैस जो होती है वो O2 के फॉर्म में होगी। ठीक है, ये और ये अनायन फॉर्म बैलेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे। बैलेंस क्यों करेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ कि बैलेंस करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि तुमको ऐसे दिखाना है बस। ठीक है, तो इट्स नॉट मैटर ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन, क्योंकि बस अभी तुम समझाने के लिए बता रहे हो, तो कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक मोनोवैलेंट अनायन फॉर्म होता है। और जो सेकंड केस होता है, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ऑक्सीजन, वो पॉजिटिव एनर्जी होती है, क्योंकि यहाँ पे वी नीड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन मोनोवैलेंट अनायन एंड सेकंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। जो हमारे ये है, दोनों निगेटिव है, दोनों देख रहे हो जैसे निगेटिव निगेटिव, तो दोनों के बीच वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। ऊपर से जब तुम इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के देख रहे हो, वो भी इन्हें रिपल्स करेंगे, क्योंकि जो O2 माइनस का जो स्टेज होता है, जैसा कि तुम जानते हो कि 2p4 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का 2p4 होता है, +1 2p5, और ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन, जो तुम्हारे 5 इलेक्ट्रॉन छठे इलेक्ट्रॉन को अंदर लाएंगे, तो वो स्टेबल हो जाएगा, ये 2p6 में जरूर चल जाएगा। और जब वो अंदर लाएंगे ना, तो बहुत ज्यादा उसका, एक तो तुम्हारा 5 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन फोर्स एक आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का
ये रिपल्सन 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 लग रहा है। ऊपर से तुम्हारा जो अनायन है वो भी निगेटिव है, मतलब टोटल जो है ये भी नेगेटिव है, इसका भी बड़ा सा रिपल्शन इसमें लग रहा है। तो इस रिपल्शन के एनर्जी को ओवरकम करने में हमारे को एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, तो उसको ही इसी कारण से हमारा सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन नेगेटिव हो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 बोला, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे तुम पढ़ते होगे अभी, तो तुमको क्वेश्चन में आता होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अलग अलग चीजें है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बताता है मैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी refers to a tendency of an isolated gaseous atom to accept an additional electron to form a negative ion। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या बताता है, refers to the tendency, वो टेंडेंसी बताता है आइसोलेटेड गैसेस एटम जो है उसको एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, एक नेगेटिव आयन बनने की टेंडेंसी को बताता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, वहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें रेफर करता है टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो दूसरा जो टेंडेंसी ऑफ मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव बताता है कि जो एटम की टेंडेंसी है, एटम की जो टेंडेंसी है, मतलब एक एटम मतलब एलिमेंट है, जो किसी एलिमेंट का एक जो एटम है उसकी जो टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, दो एटम है, दो एटम एक दूसरे को स्टेबल बनाने के लिए, ये एटम है और ये दूसरा एटम है और इसके एक शेयर्ड पेयर। ठीक है, शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या बताते हैं कि वो एटम स्टेबिलिटी आएगा उससे। ठीक है, वो वो स्टेबिलिटी के लिए हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, 23rd क्वेश्चन पे चलेंगे। 23 नंबर, हाउ वुड यू रिएक्ट टू द स्टेटमेंट दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन ऑन पॉलिंग स्केल इज 3 इन ऑल नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन है पॉलिंग स्केल पे, वो 3 है इन ऑल नाइट्रोजन कंपाउंड। तो इसके ऊपर तुम्हारी क्या राय है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन 3 होती है, इंडिकेट्स इट्स सफिशिएंटली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये बताता है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट इट्स नॉट करेक्ट टू से दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन इज इन ऑल कंपाउंड इज 3। ठीक है, तो हमारे पास ये भी हम जानते हैं कि सारे कंपाउंड में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 नहीं होती। ये गलत स्टेटमेंट है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि हाउ डू रिएक्ट टू द स्टेटमेंट दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन ऑन पॉलिंग स्केल इज 3 इन ऑल नाइट्रोजन कंपाउंड। टोटली सही नहीं है, मतलब सही है बट टोटली सही नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन पर्टिकुलर कंपाउंड। जो भी तुम्हारा कंपाउंड होगा, जैसे NH3 होता है, ठीक है, उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, NH2 होता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, उनमें अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होती है। उसके बेसिस पे हम लोग बोलेंगे कि कि अम, मतलब वो डिपेंड करता है कि एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मतलब क्या होगी। हाँ, तो अब हम बोल सकते हैं कि जब ज्यादा परसेंटेज होगा एस कैरेक्टर का किसी कंपाउंड में, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अगर एस कैरेक्टर वहीं कम होगा किसी कंपाउंड में, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। मोस्टली इसका सवाल ऐसा होता है ना कि तुम कभी मेंस के सवाल देखो, मेंस के सवाल में कुछ कुछ ऐसे टेक्निकल सवाल होंगे जो तुम्हारे को मतलब देखने में तो आसान है कि हाँ चलो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन तुमको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये होगा, बट वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन्हीं छोटी-छोटी यही छोटी-छोटी बातें होती है जो कि वहाँ मैटर कर जाती है कि ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हम हमें NH3 NH2 NH1 ऐसा करके दिया रहेगा। अब हमें बोला जाएगा NH1 तो नहीं हो, NH3 N2H3 ऐसे-ऐसे कंपाउंड दिए जाएंगे, बोलेंगे किसमें n का इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा है। तो हमें वहां पे एस कैरेक्टर निकालना, एस कैरेक्टर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकालना पड़ता है। ठीक है, मतलब पी कैरेक्टर निकालो या एस कैरेक्टर निकालो, कुछ भी निकालो, बट वहां पे निकालना पड़ता है, तब पता चलता है कि हाँ यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिव इतनी होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे कि
Thus, the electronegativity of nitrogen increases in moving from sp3 hybridized orbital to sp। ठीक है, तो दैट इज sp3 से ज्यादा sp2 की होगी, sp की सबसे ज्यादा, क्योंकि देखो परसेंटेज निकालो यहाँ पे, 4 है, 4 4 मतलब इसमें 4 टर्म्स है sp3, ठीक है, और s की एक टर्म है, तो तो इसकी परसेंटेज 25% होगी यहाँ पे s करेक्टर की, ठीक है। sp2 में क्या होगी, 1/3, 33.3%, इसमें क्या होगी, 50% होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी अच्छे से समझाया मैंने ये चीज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। तो 24th क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, डिस्क्राइब द थ्योरी एसोसिएटेड विद द रेडियस ऑफ एन एटम एज इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, सेकंड लूजेस एन इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, वो लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ एन आयन, ठीक है। द साइज ऑफ एन आयन विल बी लार्ज देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम बिकॉज द एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन वुड रिजल्ट इन इंक्रीज रिपल्सन अमंग इलेक्ट्रॉन्स। सिंपली सी बात है कि अगर कोई एटम अनायन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, तो उसमें उसके और जो पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच रिपल्सन बढ़ेगी, ठीक है, रिपल्सन बढ़ेगी, और अमोंग इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट, और वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये बात है कि जो अपनी जो रेडियस होती है, जब भी इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, गेन करता है, तो रिपल्सन होती है, और उसके कारण से जो रेडियस होती है हमारी, लाइक तुम जैसे देखो, अगर तुम्हारा एक ऐसे मान लो कि तुम्हारा सोडियम है, सोडियम से लेके तुम अपने लेफ्ट से सोडियम वाले रो में लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो तुम्हारी ऐसी टेंडेंसी होती है कि जब भी वो लेफ्ट टू राइट में तुम्हारी रेडियस छोटी हो जाए, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं वहां छोटी होती जा रही है, वो गेन कर रहा है ना एक इलेक्ट्रॉन, तो उसकी और रेडियस छोटी होती जा रही है, ठीक है। अब सेकंड केसेस में है कि लॉस इन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द साइज ऑफ एन आयन विल बी लार्जर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम बिकॉज ऑफ द एडिशन, सॉरी सॉरी, हाँ, तो मैंने उधर गलत एग्जांपल ले दिया कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम में एक क्वेश्चन किया था कि जो हमारा जैसे कुछ एटम्स दिए हुए थे, Na+, K+, ठीक है, Ca2+, तो हमें बोल रहा था कि इनमें आप रेडियस की साइज कंपेयर करो, तो K+ की बड़ी होगी Ca2+ की, और Na+ की दोनों से छोटी होगी, क्योंकि वो ऊपर वाली रो में लाई करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर वाली नीचे से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। तो जैसे जैसे एक कोई अगर एटम है, एटम के में अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो रिपल्सन के कारण उस एटम का साइज बढ़ते जाता है, ठीक है, रिपल्सन के कारण उस एटम का साइज बढ़ता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो अनायन होती है, अगर जब एक कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अनायन बनता है, तो अनायन की साइज जो पेरेंट एटम से काफी बड़ी होती है, ठीक है, कंपेरेटिवली बड़ी होती है। सेकंड केस में बोला लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ cation. A cation is smaller than its parent atom because it has former electron while its nuclear charge remain the same. जब भी एक कटायन बनता है, तो कटायन जब भी निकलता है, ठीक है, कटायन जब भी निकलता है, और तो वो रिपल्सन तो कम होती ही है, रिपल्सन कम होती है, ऊपर से न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम, तो उसकी जो रेडियस होती है वो छोटी हो जाती है, और ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट होता है, वो डिक्रीज करता है, बट जो हम जब भी कटायन ऐड होती है, तो न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम, ठीक है। तो आयनिक रेड तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझेंगे कि क्या हो रहा है। देखो, एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की एटॉमिक रेडियस 64 पिकोमीटर है, 64 पिकोमीटर। वहीं आयनिक रेडियस ऑफ F माइनस देखो 136 पिकोमीटर। तुम अगर जस्ट डबल ही बोलो तो उससे ज्यादा है, ठीक है। मैंने बोला ना कि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और तुम कंपेरेटिवली देखो तो काफी ज्यादा बड़ी है, 2 गुने से ज्यादा बड़ी है। वहीं पे एटॉमिक रेडियस ऑफ Na तुम्हारा 186 पिकोमीटर, और आयनिक रेडियस ऑफ Na+, इसकी जस्ट आधी आधी है, 93 होती है इसके आधा। सोच रहे हो कितनी इफेक्ट हो रही है एक इलेक्ट्रॉन आने और एक इलेक्ट्रॉन जाने से। तो वो देख रहे हो साइज ऑफ, तो यही है थ्योरी एसोसिएटेड विद रेडियस ऑफ एटम एज इट्स गेन एंड लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 25th क्वेश्चन नंबर पे चल रहा है। 25th क्वेश्चन नंबर हमें ये बोल रहा है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर टू आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट टू बी सेम और डिफरेंट, ठीक है।
तो आइसोटोप्स तो फिर जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें बोल रहा है जो आइसोटोप्स होते हैं, तो आइसोटोप्स हाइड्रोजन और सल्फर्स के होते हैं। तो वो मान लो कि जो आइसोटोप्स हैं, उनमें पूछ रहा है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो सारे आइसोटोप्स में सेम होती है या डिफरेंट होती है? क्योंकि आइसोटोप्स में ionization enthalpy होती है among the other thing depends upon the electronic configuration and nuclear charge। जो पूरी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड न्यूक्लियर चार्ज, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। और हम जैसे कि जानते हैं कि आइसोटोप्स वैरी ऑन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है? आइसोटोप्स वैरी ऑन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नॉट अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब सेम रहते हैं आइसोटोप्स में, तो हम नहीं बोल सकते कि आयनाइजेशन एंथैल्पी चेंज करेगी। समझ रहे हो? क्योंकि बस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं एक आइसोटोप्स में दूसरा आइसोटोप्स कंपैरिजन में। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में बस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का अंतर है, एक में एक है, एक में दो है, एक में तीन है, वैसे ही है बस। ठीक है? तो तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सिंस आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट have same configuration and same nuclear charge, so they have the same ionization enthalpy। ठीक है? सेम फर्स्ट ionization enthalpy। ओके। अब 26 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं, हमें पूछा जा रहा है व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है? वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन है ये पूरे एक्सरसाइज में, बट स्टिल इसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि एक थोड़ी सी भी गलती होती है तो मतलब आप नहीं पहचान पाओगे मेटल्स और नॉन मेटल्स में मेजर डिफरेंस क्या है। तो एक बार देख लो। मेटल मेटल है अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म कटायंस। मेटल हमेशा से मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लूज करके एक कटायन के फॉर्म में रहे, ताकि वो किसी दूसरे अनायन के साथ कंबाइन करके एक स्टेबल स्टेट में चल जाए। मेटल्स आर नॉट स्टेबल। ओके, ठीक है? मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे को रिड्यूस कर ले। ठीक है? खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। मेटल हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है? मेटल हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और वो उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो मेटल हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो तुरंत इलेक्ट्रॉन लूज करके कटायन फॉर्म करते हैं। ठीक है? इसलिए बोलते हैं मेटल हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। पूरी चीज इसी के बेसिस पे। मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड एंड आयनिक कंपाउंड। मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड एंड आयनिक कंपाउंड सेम। दिस इज द रीजन मेटल व्हाई इट फॉर्म बेसिक ऑक्साइड एंड आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है? और वही नॉन मेटल्स के ऊपर आते हैं, तो नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। वो मेटल्स की उल्टी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहती है और अनायन बन के किसी के साथ रिएक्ट करके स्टेबल पे जाना चाहती है। ठीक है? दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो दूसरे को ऑक्सीडाइज इसलिए कर देती है, खुद आराम से रिड्यूस हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट चीज पे आते हैं। दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पीज। उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है क्योंकि वो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते। उनको फोर्सली करवाना पड़ता है, हीट करके करवाना पड़ता है, या फिर इलेक्ट्रोलिक्विड करके करवाना पड़ता है, कैसे भी, बट वी हैव टू गिव सम एनर्जी टू मेक देम आयनाइजेशन हैपन। ठीक है? एनर्जी वैसे भी नहीं होती है कि छोटी मोटी लगे। 800 900 1000 किलो जूल एनर्जी लगती है एक आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटम को करवाने में। तो बहुत हाई एनर्जी लगती है नॉन मेटल्स का आयनाइजेशन करवाने में। ठीक है? और फिर उसके बाद दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड एंड कोवैलेंट। नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यूज द पीरियोडिक टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विद 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सबसेट। तो हमें बोल रहा है कि आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विद 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सबसेट। तो जो फर्स्ट हमें आती है, तो फर्स्ट हमें क्या है? फर्स्ट हम यूज करेंगे मतलब एक सिंपल सा डिड्यूस फॉर्मेट में 1s2 2s2 2p5। जो फर्स्ट एलिमेंट होगी हमारी, जो कि ये 5 एलिमेंट्स इन आउटर सबसेल होगी, वो पहली चीज आ रही है हमारी को नाइट्रोजन। ठीक है?
नाइट्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट, 2s 2p3। तो हमारे पास से टोटल आउटर सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ रही है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन है। ओके, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन। कौन सा एक एलिमेंट होता है, हमें देख के बताना कि जो कि टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन कौन सा, एक तो तुम समझो कि फर्स्ट ग्रुप में सारे एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल स्टेट में जाते हैं। सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल स्टेट में जाते हैं। तो हमें पता चल गया कि जो सेकेंड ग्रुप का कोई एक एलिमेंट होगा जो कि वो एक दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल स्टेट में जाए। तो फर्स्ट में स्टेबल क्या आता है, तो हम जानते हैं क्या आता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेटा मांगे, कार स्कूटर, बापराजी, ठीक है। तो तुम्हें याद होगा तो वो तुम कुछ भी लिख सकते हो, बेरिलियम लिख सकते हो, मैग्नीशियम लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ मैग्नीशियम लिखा, ठीक है। अब आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब वापस वही जाओ, हमें जैसे कि ग्रुप 17 देखना है, ठीक। ग्रुप 17 में देखते हैं तो हम जानते हैं कि जो फ्लोरीन फ्लोरीन जैसे एलिमेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होता है। फ्लोरीन क्लोरीन जैसे एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होते हैं। और वही जो उसके एक पहले ग्रुप 16 आ जाओ, तो उसमें फ्लोरीन क्लोरीन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन वाले कौन से हो गए, ऑक्सीजन वाला तो ओ से टी को, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ग्रुप होगा ग्रुप 16 या। तो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स है वो गेन करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमें पीरियोडिक टेबल से देख के हम कोई भी ग्रुप 16 के कोई भी एलिमेंट्स का नाम यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछ रहा है आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड एज वेल एज गैस एट रूम टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज में कि तुमको जो मतलब लिटरली तुमको याद करके रखना पड़ेगा कि ग्रुप 17 में आयोडीन मेटल होता है, ठीक है। और ब्रोमीन ये सब नॉन मेटल, ब्रोमीन लिक्विड होता है। और एज वेल एज गैस, आयोडीन गैस नहीं होता, क्लोरीन गैस होता है एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये लिटरल एक इंफॉर्मेशन है जो तुमको याद करके रखनी पड़ेगी, जो कि तुम केमिस्ट्री में बोलते हैं जैसे कि याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो तुमको पूरी अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। ऑल्दो तुमको सब चीजें याद रखनी है, बट इसको कहीं अलग से लिख के रखो कि जो जो ग्रुप 17 होता है उसमें मेटल आयोडीन होता है, नॉन मेटल क्लोरीन होता है, लिक्विड ब्रोमीन होता है और गैस हमारा क्लोरीन होता है, ठीक है। बट इसकी इसकी आंसर ग्रुप 17 होगी। एक बार देख लेना नॉन मेटल कौन सी होती है, मेटल तो आयोडीन होती है, ठीक है। 3.28 28 नंबर क्वेश्चन पे आता है। तो उसमें बोल रहा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमॉन्ग द ग्रुप 1 एलिमेंट इज lithium greater than sodium, greater than potassium, greater than rubidium, greater than cesium। हमें ग्रुप 1 की रिएक्टिविटी दी हुई है कि जो सी वो तुम अगर देखो तो टॉप से बॉटम में रिएक्टिविटी बढ़ती है, वेराज ग्रुप 17 में टॉप से बॉटम में रिएक्टिविटी घटती है एक्चुअली, ठीक है। तो इसका क्या रीजन होगा, तो एक सिंपल सा रीजन है। अगर मैं मतलब बताऊं तो जो अपनी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होती है, अगर वो जो नीचे में क्या बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल स्टेट में जाने से बढ़िया वो कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करके ज्यादा अच्छे से स्टेबल हो पाते हैं, ज्यादा उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो एक वन ऑफ द रीजंस यहाँ पे ये है। और ऊपर से तुम जो ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है, ग्रुप 1 के एलिमेंट काफी ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि जो बड़े साइज के एलिमेंट है उनमें जो वैलेंस शेल के एक इलेक्ट्रॉन है वो पहले से बहुत ज्यादा लूजली बाउंड है, और लूजली बाउंड है और वो तुरंत ही छूट जाती है। वो मतलब उसको टाइम ही नहीं लगेगा कि वो इवन ऐसा है कि सीजर एयर के कांटेक्ट में आने से फटने लगता है, ठीक है। इट्स दैट रिएक्टिव। तुम समझो कि कितना ज्यादा रिएक्टिविटी है।
इसलिए सीज़ियम को हमेशा एयर टाइट बॉटल्स में रखते हैं, ताकि वो अगर वो तुरंत उस सीज़ियम डज़न्ट टेक अ बिट सेकंड टू रिएक्ट, ठीक है? वो तुरंत रिएक्ट कर लेती है, उस मिनट्स मिनी सेकंड्स में रिएक्ट करती है सीज़ियम, इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी है। सेम विद द फ्लोरीन, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है? मीन्स हाइली रिएक्टिव है, और इट फॉर्म्स ईज़िली कंपाउंड विथ NaF एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कंपाउंड विथ NaF, ठीक है? So the element of group 1 have only one electron in their respective valence shell, and thus they have a strong tendency to lose the electron. जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है हैव वन इलेक्ट्रॉन इन रिस्पेक्टिव वैलेंस शेल। जैसे कि मैंने बताया कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में। वो इलेक्ट्रॉन एक तो लूजली बाउंड होता है बड़े साइज के कारण, एस ग्रुप में नीचे जाओ, और स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है उसको लूज करने की, क्योंकि उसको लूज करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने में बहुत मजा आता है। ग्रुप वन एलिमेंट्स को बहुत आराम से कर लेते हैं, और वही द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द आयनाइजेशन एंथैल्पी। और क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, क्योंकि इतनी इतनी जल्दी लूज करते हैं, बहुत कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो वही इसमें कि ग्रुप 70 में, sorry, since ionization decrease down the group, the reactivity of group 1 increases in the same order, ठीक है? अब इन कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं तो 17 have, जो ग्रुप 17 होती है, ग्रुप 17 जो अपनी है, have 7 इलेक्ट्रॉन इन द रिस्पेक्टिव वैलेंस शेल, ठीक है? जो उसकी वैलेंस शेल होती है उसमें पहले से 7 इलेक्ट्रॉन है, एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। जो जो ये होती है, उनकी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन लेके एक स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। ग्रुप 17 का ग्रुप 18 होती है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, उसमें बहुत इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, रिएक्ट ही नहीं करती हैं। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स रिएक्ट ही नहीं करती, इतनी ज्यादा वो स्टेबल होती है, ठीक है? ऑल्दो दे फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स, बट स्टिल वो रिएक्ट नहीं करती है। दे फॉर्म कंपाउंड्स विद वाटर। आई डोंट रिमेंबर द नेम परफेक्टली, बट वो कंपाउंड्स वाटर के साथ फॉर्म करती हैं। खासकर ज़ीनॉन, ज़ीनॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, Fc के साथ उसके सारे बहुत सारे कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, XgO3, XgO2, F7। तो बहुत सारे हैं, तुम देख सकते हो। XgO2 F6 सॉरी, नॉट F7, XgO2 F7 माइनस होता है, जो कि sp3d3 कॉन्फ़िगरेशन के आगे का चीज है। हाँ, द कॉन्फ़िगरेशंस। अब हम आगे चलते हैं। इट इज लिंक्ड विद द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सब बुकिश लैंग्वेज है। बेसिकली समझो कि जो 7th इलेक्ट्रॉन है 17 ग्रुप नंबर की, वो उनको जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन स्टेट से ज्यादा पसंद है कि वो कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करके विथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कोई कंपाउंड बने। वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, बट स्टिल जब जब स्टेबिलिटी की बात आती है तो दे आर इजीली ब्रेकेबल, ठीक है? द लोअर ग्रुप 17 एटम्स आर इजीली ब्रेकेबल। तुम NaI फॉर्म होते हुए देखोगे, ठीक है? बट अगर उसी की कंपैरिजन में तुम NaF को देखोगे तो NaI is not so means have not so much ionic character. It will have more covalent character in it, ठीक है? और वही NaF में देखो तो बहुत हाईली आयनिक कैरेक्टर होता है। तुम जैसे देख रहे हो NaF हो गया, NaCl, NaBr। तो NaCl, NaBr सॉल्ट है, NaI बिल्कुल ही मतलब ऐसा है कि उसको तुम आयनिक बोलोगे ही नहीं। मीन्स तुम बोलो कि उसमें मोर मीन्स अगर NaCl, NaBr के कंपैरिजन में देख रहे हो, NaI में तुमको कोवैलेंट कैरेक्टर दिखेगा, ठीक है? कि अ, बड़े जैसे ही एटम्स का साइज बड़ा होता है, तो जैसे जैसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट इज वेरी हार्ड फॉर द न्यूक्लियस टू कीप इंटैक्ट द ऑल इलेक्ट्रॉन्स। एक भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा इंटरनल चेंजेस हो जाती है, एटम डिस्ट्रॉय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट बहुत ज्यादा वो होती है, इसलिए कोवैलेंट कंपाउंड्स आर मोर
बेटर इन दैट केस जब वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, कंपाउंड इजिली फॉर्म बॉन्ड्स चारों दिशा ऐसे मिल जाते हैं, इसीलिए बहुत अच्छी खासी बॉन्ड्स बनती है कोवैलेंट बॉन्ड में ग्रुप 17 के एलिमेंट्स से। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे कोवैलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स से, तब पता चलेगा कि हाँ क्या क्या फायदा होता है ये चीज का। अभी ये चीज याद करने वाली लग रही होगी, बट जब तुम इसको पढ़ोगे चैप्टर्स में ना, तब पता चलेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 पे आ रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन नंबर 29 एक सिंपल सा सवाल है। राइट द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसपीडी एंड एफ ब्लॉक। जब हमने एसपीडी और एफ ब्लॉक बुक से पढ़ा होगा, द एस ब्लॉक एलिमेंट, द पी ब्लॉक एलिमेंट एंड द डी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कि दे हैव अ कॉन्फ़िगरेशन NS1 एंड NS2, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक हमारे पास ये होगी, ठीक है। और हम चलेंगे पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक पे देखो, तो पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है, NS2P1 से लेके NS2P6 तक, ठीक है। NS2P1 से लेके NS2P6 तक, ठीक है। अब डी ब्लॉक पे चले, तो डी ब्लॉक में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दी हुई है, N-1 D1 से लेके 10 NS02, except for PD where it is electronic configuration है 4D10 5S0, ठीक है। ये सब एक्सेप्शन याद करना पड़ेगा। और ये देखो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, ये सब याद करने की चीजें, काफी अच्छे से याद करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये N-2 F1 से 14, N-1 D0 से 1। देखो ये याद करो, ये इंपॉर्टेंट है डी, कि हम ये तो लिख देंगे N-2 F1 से 14 हो जाएगा, और सबसे बड़ी गलती हो जाती है N-D भी लिख दोगे और यहाँ पे लिख दो 1 to 10। 1 to 10 नहीं होता है, यहाँ पे 0 to 1 होता है, ठीक है। और वो NS2 इज कॉमन ऑल एवरीथिंग। सो बेसिकली ये हमने देख लिया यहाँ पे। तो यहाँ हमने मेटल नॉन मेटल देखी थी, ओके। अब तो हमने अब यहाँ पे बोला कि राइट द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसपीडी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो बेसिकली तुमको ये थोड़ा बहुत याद करके रखना पड़ेगा, जो अपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, तो उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है S1 से लेकर 2 तक, ठीक है। दो दो ही इलेक्ट्रॉन उसमें जा सकती है एस सबशेल में। तो पर हम ये जानते हैं कि जो एन की वैल्यू होती है यहाँ पे 1s2 से लेके 7s2 तक सारी होती है, ठीक है। तो हमारी जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एस ब्लॉक की आएगी 1 NS2 से लेके N=1 से लेकर 7 तक का, ठीक है। और सेकंड हमें पी ब्लॉक का लिखा, पी ब्लॉक में हमें क्या लिखा है, पी ब्लॉक में लिखा है कि NS2 NP1 से लेके 6 और N=2 से लेके 7 पे लिखा है कि 1s2 अगर किए तो 1p6 हो जाएगा, जो कि ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो हम N=2, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 2s2 या 2p6 ऐसे इस फॉर्मेट में ही होगी, ठीक है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा इस फॉर्मेट में ही होगी। सारी चीजें अबव प्रिंसिपल से वेरीफाइड है। जो N+S और ये N+P वाली वैल्यू है सब बराबर ही होती है इसकी वैल्यू, जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक। तो सबका वैल्यू ऐसे होगा, वैसे वैसे इसकी ऑर्डर होगी एनर्जी लेवल की, ठीक है। पूरी चीजें लिंक्ड है। तो हमारे डी ब्लॉक पे जैसे देख सकते हो N-1 D 1 से लेकर 10, N-1 D 1 से लेकर 10, NS0 से 2 and N=4 to 7 क्यों, the D subset start from थर्ड रो, सो थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड से होता है और उसकी आउटर सबसेल में कोई एस सीरीज होती है, ठीक है। मतलब 4s हो गई, जैसे 3 है तो 4s हो गई, 4D है तो 5s होगा, ठीक है। वैसे ही हमेशा रहेगी डी ब्लॉक की। एफ ब्लॉक में देख सकते हो, एफ ब्लॉक में है N-2 F 0 से 1 0 से 14 और N-1 D 0 से 1। जैसे मैंने बताया था 0 से 1 इंपॉर्टेंट होता है और NS2। और यहाँ पे N=6 से 7, क्योंकि एफ ब्लॉक हमेशा से 6 और 7 पीरियड में ही रही है, उसके ना ऊपर है ना उसके नीचे है, ठीक है। तो 6 से 7 पीरियड में पूरी एफ ब्लॉक भरी हुई है। तो यहाँ पे हमने उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे। 30 क्वेश्चन नंबर में ये बोल रहा है कि assign the position of element having outer electronic configuration NS2 NP3 for N=3। सिंपल सी बात है, 3 बार डाल दो उसमें, तो उसमें आ रही है 3s2 3p4। हम इतना जानते हैं 3s2 3p4 सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 के बाद 2s2 2p6 3s2 3p4 के बाद ये एलिमेंट सल्फर होगा, ठीक है।
इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है। सेकंड में हमें दिया हुआ है n इक्वल टू 4 के लिए n-1 d2 ns2, तो 4 पुट कर दो वहां पे, तो हमें आ रहा है 3d2 ns2। ठीक है, 3d2 ns2। अब 3d2 याद करो, ns2 हमारा कहाँ तक होगा? अगर 4s2 हम देख रहे हैं, 4s2 कहाँ तक आता है? 4s2 हमें आएगा 3d0 4s2, मतलब कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आती है हमारी वो स्कैंडियम टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम। ठीक है, तो हमारी डी ब्लॉक वहां से स्टार्ट हो रही है, स्कैंडियम एंड वैनेडियम टाइटेनियम, स्कैंडियम। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिएटिव मैन। ओके, हाँ। तो स्कैंडियम टाइटेनियम, सेकंड एलिमेंट इज टाइटेनियम, और 3d2, 3d2 इज फॉर टाइटेनियम ओनली। ठीक है, 3d जीरो होता तो पोटेशियम कैल्शियम, कैल्शियम पे एंड हो जाता, और अगर हमारा 3d1 है तो स्कैंडियम है, स्कैंडियम हो गया, और 3d2 हो गया तो हमारा टाइटेनियम हो गया। ओके, थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमें बोल रहा है n इक्वल टू 6 के लिए मतलब ये n-2 f7 n-1 d1 और ns2, तो n इक्वल टू 6 पुट करो तो वहां पे आएगा 4f7। ठीक है, 4f7, 3d1 और 6s2, 6 सीरीज है। ठीक है, 6 पीरियड है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारी एफ ऑर्बिटल में जा रही है, तो वो ग्रुप 6। तो हम अपने आप को वैसे अबव प्रिंसिपल वाले रूल से 1:2:2 वाली डायग्राम से हम इसमें निकाल सकते हैं इसकी जेड की वैल्यू क्या होगी। और फिर हम अपनी जेड की वैल्यू को अगर पीरियोडिक टेबल से मैच कर लें, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जिनॉन 4f7 5d1 6s2, एलिमेंट का नाम गैडोलीनियम है। ठीक है, एलिमेंट का नाम गैडोलीनियम है। अब क्वेश्चन नंबर 3.31 में पूछा था फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन किलोजूल पर मोल एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन किलोजूल पर मोल ऑफ टू एलिमेंट्स आर गिवन लो। एलिमेंट 1 की हमारे को दी हुई है आयोनाइजेशन एंथैल्पी 520 है, एलिमेंट 2 की हमें दी हुई है 7300 है, और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -60 है। सेकंड क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है 419 है, 3051 है और -48 है। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है 1681 है, 3374 है, -328 है। फोर्थ में दी हुई है 1008 है, 1846 है, -295 है। फाइव में हमें गिवन है 232 372 5251 है, +48। सिक्स में हमें दी हुई है 738 1451 एंड -40। तो इस डेटा के बेसिस पे हमें बताना है कि ए द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हमें क्या होगी? एलिमेंट नंबर 5 होगी, क्योंकि देखो लीस्ट रिएक्टिव क्यों है? इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ना लूज करेगा, और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव में है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब है कि इसमें हमें एनर्जी डालना पड़ेगा इसको इलेक्ट्रॉन लूज गेन करवाने में। तो इसकी जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हाँ पॉजिटिव है, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी मतलब बहुत ज्यादा है, तो दिस एलिमेंट इज लिटरली क्या बोलते हैं, लीस्ट रिएक्टिव। और मोस्ट प्रोबेबली ये कोई इनर्ट गैस होगा, मोस्ट प्रोबेबली ग्रुप 18 का बिलोंग करेगा। ये बहुत ज्यादा ही इसकी रिएक्शन बहुत ही कम है। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सो इसको हम लोग कैसे देखेंगे? इसका हमें एलिमेंट 2 है, एलिमेंट 2 कैसे होगा? क्योंकि इसकी पहले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है सबके कंपैरिजन में, और इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी सबके कंपैरिजन में काफी कम है। ठीक है, मीन्स ऑल्दो तुम यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे गैप है, बट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी शोज दैट इट्स अ मेटल। ओके, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी नेगेटिव में है, लाइक इट्स नेगेटिव बट इट्स नॉट सो मच नेगेटिव। तो ये तुम इसको 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 और इसको मेटल कंसिडर कर सकते हो, बट सॉरी इसको नहीं, इसको मेटल कंसिडर कर सकते हो, और ये दोनों नॉन मेटल होंगी। ठीक है, हमें पूछा है तो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, तो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सी होगी? तो आई थिंक एलिमेंट 3 होनी चाहिए। हाँ, एलिमेंट 3 हमारी मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होगी, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है काफी निगेटिव में है, मीन्स वो काफी इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करती होगी। ओके, तो हमारे पास द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल अपने पास एलिमेंट 3 होगी, और द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल जस्ट उसके नीचे होगी, एलिमेंट नंबर 4। क्योंकि उसके आयनाइजेशन एंथैल्पी भी थोड़ी कम है, आयनाइजेशन एनर्जी भी थोड़ी कम है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी थोड़ी कम है,
और इसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऊपर वाले से थोड़ा कम है, -295 है। ठीक है। ई में तो पूछा द मेटल व्हिच कैन फॉर्म अ स्टेबल बाइनरी हैलाइड और द फॉर्मूला Mx2 S इक्वल टू हैलोजन। ठीक है। ये हम कैसे देखेंगे? Mx2 तो हमें देखना कि कौन से एलिमेंट की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है। तो हमारे पास जो ये 3 मेटल है, इनमें सबसे कम सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एलिमेंट नंबर 6 की है। तो हम बोल सकते हैं एलिमेंट नंबर 6 कैन फॉर्म अ स्टेबल बाइनरी हैलाइड ऑफ फॉर्मूला Mx2। स्टेनरी बाइनरी हैलाइड ऑफ फॉर्मूला Mx2 एलिमेंट नंबर 6। अब वही पूछ रहा है कि द एलिमेंट व्हिच कैन फॉर्म प्रीडोमिनेंट स्टेबल कोवैलेंट हैलाइड ऑफ फॉर्मूला व्हिच मेटल कैन फॉर्म द स्टेबल कोवैलेंट हैलाइड ऑफ फॉर्मूला Mx। तो अगर हम यहाँ पे देखें कोवैलेंट, क्योंकि जो सेकंड वाली होगी इसकी इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है एलिमेंट 1 की। तो ये इकलौता है जो कोवैलेंट हेडलाइट है, हेडलाइट बोलो कोवैलेंट हैलाइड फॉर्म कर सकता है एलिमेंट नंबर 1। ठीक है। क्योंकि इसकी सेकंड वाली आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा है, तो इकलौती यही चांस है कि ये कोवैलेंट हैलाइड फॉर्म करे एमएक्स फॉर्मूला का। ओके। 3.32 पे चलते हैं। हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रेडिक्ट द फॉर्मूला स्टेबल बाइनरी कंपाउंड्स दैट वुड बी फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फॉलोइंग पेयर्स, लिथियम एंड ऑक्सीजन। तो लिथियम एंड ऑक्सीजन का LiO2, एक लिथियम ऑक्साइड हमारा एक आयनिक कंपाउंड है, वो इजिली फॉर्म कर जाता है। Li प्लस O2 जो कर रहे हैं, LiO2 फॉर्म करता है लिथियम ऑक्साइड, काफी इजिली बन जाता है। मैग्नीशियम में नाइट्रोजन, तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन का सबसे अच्छा आयनिक कंपाउंड बनता है Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम एंड आयोडीन, एल्यूमिनियम एंड आयोडीन का भी AlIT एल्यूमिनियम आयोडाइड बनता है। आई थिंक एल्यूमिनियम आयोडाइड, एल्यूमिनियम आयोडाइड एंड वो डी सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2 सैंड बोलते हैं इसी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये इजिली फॉर्म हो जाता है, बहुत हार्ड होता है सैंड। ओके। ई हमें पूछ रहा है फॉस्फोरस एंड क्लोरीन। फॉस्फोरस एंड क्लोरीन, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन क्या बनाएंगे? फॉस्फोरस एंड PF3, यस। फॉस्फोरस एंड क्लोरीन PF3 बनाते हैं। ठीक है। ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, शायद सॉरी सॉरी, ये भी कोवैलेंट कंपाउंड है PF3। ओके। एलिमेंट 17 एंड क्लोरीन, एलिमेंट 17 ल्यूटेनियम होता है, ल्यूटेनियम, और इसके कंपाउंड LuF3 होगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये भी कोवैलेंट कंपाउंड होगी, क्योंकि एज तुम देखो जैसे थर्ड पीरियड में तुम जानते हो आयनिक नेचर कम होता जाता है, कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन डी ब्लॉक की खासकर बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। अब 33rd नंबर, अब यहाँ से हमारी वन वर्ड क्वेश्चंस हो गए, तो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत जल्दी ये चैप्टर क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा। तो 33 नंबर क्वेश्चन पूछिए। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ, सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को डिनोट करता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके। 34th क्वेश्चन नंबर में which of the following statement related to the modern periodic table is incorrect? The p orbital has 6 column because the maximum number of 6 electron can occupy all pure potential, तो ये गलत है। D block has 8 columns because the maximum of 8 electron can occupy all orbital in a d subshell, तो B ऑप्शन सही है। और each block contains a number of columns equal to the number of electron that can occupy subshell, ये गलत है। और which the block indicates the value of azimuthal quantum number for the last subshell received electron and building up the electronic, ये भी गलत है। ठीक है। 35th क्वेश्चन में देखें, anything that influences the valence electron will affect the chemistry of element. Which of the one following factors will not affect the valence shell? Valence principal quantum number, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर मास, नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अपना जो वैलेंस शेल है, वो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इफेक्ट होता ही, न्यूक्लियर चार्ज से भी इफेक्ट होता है, और नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन से भी इफेक्ट होता है। न्यूक्लियर मास से नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर मास डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके। तो उसके कारण वो नहीं होगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बढ़ेगा घटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
वैल्यूशन को, ठीक है। साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक लीजिए F माइनस Ne Na प्लस इन्फेक्टेड बाई न्यूक्लियर चार्ज, सिंपल सी है, ये हम कब से डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। 37th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद इन रिलेशन टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, ये तो नहीं होगा। ये मतलब ये मतलब बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ionization and enthalpy increases for each successive electron. Greater greatest increase in ionization is experienced on removal of electron from the core number। ये वही सही है कि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, और एंड ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड बाय अ बिग जंप इन एनर्जी, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन डी बची, तो डी हमारी गलत होगी। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल बेयरिंग लोअर एन वैल्यूज इजियर देन ऑर्बिटल है, जबकि ये उल्टा होता है, लोअर एन वाली की रिमूवल ज्यादा हार्ड होती है। कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेटालिक कैरेक्टरिस्ट। तो सबसे ज्यादा हमारा सोडियम का होगा, फिर मैग्नीशियम का होगा, फिर एल्यूमिनियम का होगा, फिर बेरियम का होगा, ठीक है, बोरॉन का होगा सॉरी, ठीक है। तो हमारी टी ऑप्शन सही होगी। और कंसिडर द एलिमेंट बी सी एन एफ एंड एस आई इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक करेक्टर। सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक करेक्टर फ्लोरीन का होगा, फिर इसका नाइट्रोजन का होगा, फिर कार्बन का होगा, फिर बोरॉन का, फिर सिलिकॉन, बस, ठीक है। एंड कंसिडरिंग द एलिमेंट एफ सी एल ओ एन एन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ their chemical activity in term of oxidizing properties, एफ एफ का सबसे ज्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर नाइट्रोजन, हाँ, FOClN, हाँ, बी ऑप्शन होगी हमारी, ठीक है। तो ऐसे देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो सब चीज मतलब चैप्टर में ऑलरेडी लिखी हुई है, तो ऊपर पढ़ के देख लो, एक्सरसाइज काफी आसान थी इसकी। तो फिर अभी क्लास में यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, हमारी पूरी एक्सरसाइज वाली सॉल्व हो गई है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड टेक केयर, बाय बाय।